Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to next lecture, that is lecture number 6. So today we are going to see Anglo-French struggle. Now इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने सारा अराइवल ऑफ द यूरोपियन जो है कवर कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ पोर्तुगीज, देयर आफ्टर डच, देयर आफ्टर ब्रिटिश, देयर आफ्टर डेन्स एंड देयर आफ्टर फ्रांस अराइव्ड इन आवर कंट्री. एंड फिर ये 5 एंटिटीज़ जो मेजर एंटिटीज़ इंडिया में थी, हम लोगों ने इनके रीज़न डी ट्रे मतलब ऑब्जेक्टिव जो थे इंडिया में आने के वो देखे थे, जिसमें पोर्तुगाल अराइव्ड इन आवर कंट्री, बट उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से ब्लू वाटर पॉलिसी था, दैट इज़ कंट्रोलिंग ऑफ द एंटायर इंडियन ओशन. देयर आफ्टर हमने ये भी देखा था कि डच भी इंडिया में आए थे, बट उनके लिए इंडिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था. दे वर मच मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया, जहाँ का स्पाइस ट्रेड उनको जो है चाहिए था. वैसे ही ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन आवर कंट्री एंड दे वर रियली इंटरेस्टेड इन आवर कंट्री बिकॉज इंडिया छोड़ के बाकी की एज सच कोई बड़ी कंट्री जो है इस एरिया में बची नहीं थी जिसको वो कैप्चर कर पाए. Same thing happened even for the French who arrived very late, somewhere around 1664 in our country. And thereafter फिर अगर हम लोग डेन्स की बात करें तो डेनमार्क एज अ न्यूट्रल कंट्री कभी यूरोपियन सुपर पावर थी ही नहीं. और हमने देखा भी था कि जो गोल्डन पीरियड था डेनमार्क का, दैट गोल्डन पीरियड वाज बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड स्मगलिंग दैट वाज कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स. एंड दैट्स व्हाई डैनिश भी इंडिया में ज़्यादा टिक नहीं पाए. तो अल्टीमेटली इट बॉइल्ड डाउन इन बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस की ये दोनों ही मेन कंटेंडर थे इंडिया के, एंड फिर ये दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एक स्ट्रगल एनस्यू होने ही वाला था. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर मूविंग अहेड, ये जो पीपीटी है यू विल बी गेटिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा दैट यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स. तो लेट्स मूव अहेड गाइज, आगे बढ़ लेते हैं एक एक करके. ना सबसे पहले जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है उसका कुछ एक बैकग्राउंड जो हम लोग को देखना पड़ेगा. टॉकिंग ऑफ बैकग्राउंड, देन जो फ्रेंच कंपनी एंड देयर आफ्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बोथ ऑफ दिस कंपनी बिलीव्ड इन द हैवी मर्केंटाइल पॉलिसीज. तो हैवी मर्केंटाइल पॉलिसीज इन द सेंस दैट जो ट्रेडिंग पॉलिसीज है दोज, इन द सेंस मर्केंटाइलिज्म मतलब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि आप नए नए एरिया एक्सप्लोर करो एंड वहाँ का मार्केट जो अपने अंडर लेके आओ. ऑब्वियसली नए नए एरियाज एक्सप्लोरेशन का जो एस्पेक्ट है वो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड ही पूरे यूरोप में चल रहा था. हमने देखा था कि 15th सेंचुरी में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मल्टीपल यूरोपियन नेशंस ने एक्सप्लोरेशन चालू कर दिए थे, जिसमें बाय एंड लार्ज पूरे इंडिया की जितनी भी कंट्रीज़ है एट दैट टाइम दे वर डिवाइडेड अमॉन्ग द यूरोपियन कॉलोनियल पावर. एंड इसमें इंडिया भी एक सिग्निफिकेंट था. फ्रांस एज वेल एज ब्रिटेन दोनों के लिए इंडिया में पावर जो है बढ़ानी थी. एंड दैट्स व्हाई मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के सामने जो है खड़े हो गए. एंड फिर ये दोनों जब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे देन ऑब्वियसली इनमें झगड़े जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. धीरे धीरे यही मर्केंटाइल कैपिटलिज्म जो है इसमें क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स का एंट्री भी हुआ. इन द सेंस दैट कि जब 15th-16th सेंचुरी में ये लोग इंडिया में आए हुए थे तो एट दैट टाइम इंडिया में कुछ पावरफुल रूलर बैठे हुए थे. एंड दैट्स अ ट्रेड कंसेशन के नाम पे इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री ट्रेड का ही माल जो है या फिर टैक्स फ्री ट्रेड ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहा था. बट ऑब्वियसली प्राइवेट एंटरप्राइजेस है एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सबसे इंपॉर्टेंट होती है मोनोपोली. एंड ये मोनोपोली लेने के लिए ही धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू इंटरफियर इनटू द पॉलिटिक्स. ये सबसे पहले जो ड्यूप्लेक्स ने ही चालू किया था, फ्रेंच लोगों ने चालू किया था. एक पर्टिकुलर किंगडम है, ये पर्टिकुलर किंगडम में सिर्फ अपना ही माल आना चाहिए या फिर ये किंगडम से जो माल निकल रहा है वो सिर्फ यूरोप में हम ही लेके जानी चाहिए. एंड फॉर दैट एस्पेक्ट बिफ्रेंडिंग विद द लोकल पॉलिटिकल रूलर एंड लोकल पॉलिटिकल रूलर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके वो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी लाने का काम जो है इन्होंने धीरे धीरे चालू कर लिया. एंड फिर यही एस्पेक्ट में इन लोगों का झगड़ा जो है फ्रांस एंड आफ्टर ब्रिटेन का बढ़ा. एंड ऑब्वियसली फ्रांस ब्रिटेन के झगड़े में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं था, पूरा पूरा यूरोप भी था. यही पीरियड है जब बेसिकली फ्रांस एज वेल एज ब्रिटेन की पावर यूरोप में भी बढ़ रही थी. एंड बोथ ऑफ दिस कंट्रीज वर एट लॉगर हेड विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर यूरोप. एंड इन दैट कैपेसिटी वहाँ पे जो राइवलरी चल रही थी मेनलैंड यूरोप में, उसका एक ऑफशूट इंडिया में भी पड़ा है. इंडिया में भी इनकी राइवलरी चल ही रही थी. बट जो मेजर वॉर हुए, ये सारे मेजर वॉर जो है उसका रीज़न जो है बाय एंड लार्ज यूरोपियन राइवलरी ही रहा है. एंड प्रिसाइजली फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर ये तो यूरोपियन रीजन की वजह से ही चालू हुए थे, जो आज हमको देखने भी है. एंड अल्टीमेटली दोनों के बीच में जो विनर होने वाला था, ही वाज द रियल और इट वाज द रियल कंटेंडर ऑफ द इंडियन थ्रोन, बिकॉज इंडियन पावर जो है बाय दिस टाइम वेर वीकन. इनके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. टुमारो ऑनवर्ड हम लोग को वहीं पे जाना है कि लेटर मुगल, सक्सेसर स्टेट एंड रिबेल स्टेट, इनमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम या फिर जो इंटरनल डीके जो है वो सेट इन कैसे हुआ. ये इंटरनल डीके या फिर इंटरनल स्ट्रेस की वजह से ही
इंडिया के कोई भी रूलर जो है ये यूरोपियन पावर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में जो पावर इंटरेस्ट लेगा वो ऑब्वियसली वही पावर इंडिया को कैप्चर करने की हैसियत भी रखेगी। पोर्तुगाल, डच एंड thereafter इवन डेन्स जो है, इन्होंने ये इंटरेस्ट एज सच कभी लिया ही नहीं। दे वर नॉट दैट कैपेबल इन इंडिया। बट फ्रांस एंड thereafter ब्रिटेन जो है इस पीरियड ऑफ टाइम में यूरोप में ही सुप्रीम नहीं बन रहा था, तो पूरे वर्ल्ड में सुप्रीम बन रहा था। और ये दोनों कंट्रीज ने इंडिया में इंटरेस्ट लेना भी चालू किया बिकॉज दे वर लेट एंट्रेंट इनटू द कॉलोनियल रेस। अगर ये पहले आते तो शायद ये लोग भी जो है चाइना या फिर इंडोनेशिया ये वाले एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते। बट अब वो वाले एरिया जो है डच लोगों के हाथ में पड़ चुके थे एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन इंडिया। यही पीरियड में मुगल का डिटेरियोरेशन इंडिया में हो रहा था एंड अल्टीमेटली सारे फैक्टर का क्यूमुलेशन कहाँ पे आया, देन फिर डिफीट ऑफ द इंडियन पावर या फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में। तो धीरे धीरे वो वाले एस्पेक्ट जो है कवर अप करवा देंगे। बट पहले एक एक करके देखेंगे। आज फ्रांस एंड thereafter जो ब्रिटेन है दैट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात करेंगे आपको 17-18 सेंचुरी का इंडिया जो है वो तो पता होना ही चाहिए ना। 17-18 सेंचुरी के इंडिया की बात करें तो लेटर ऑन इसके ऊपर इलेबोरेटली बातें तो करेंगे ही। बट सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है इज दैट कि ये पूरी राइवलरी जो है वो साउथ में प्ले आउट हुई थी। कार्नाटिक वाला एरिया जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट था एंड कार्नाटिक वाला एरिया जो है वो आपको साउथ में दिखेगा। तो दिस इज बेसिकली द कार्नाटिक वाला एरिया। एक ज़माने में ये कार्नाटिक वाला एरिया निज़ाम के अंडर था। तो ये जो निज़ाम की जो डोमिनियन थी वही कार्नाटिक के अंडर थी। बट कार्नाटिक जो है बेसिकली दोस्त मोहम्मद के अंडर इंडिपेंडेंट बन चुका था बाय 1720-1730। यही दोस्त मोहम्मद का जो सक्सेसर है इट वाज नवाब अनवरुद्दीन। एंड ये नवाब अनवरुद्दीन जो है बेसिकली उसके अंडर ही सारा का सारा ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो चालू भी हुआ था। तो एक कार्नाटिक वाला रीजन सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। और इसमें एक चीज याद भी रखो कि कार्नाटिक वाला रीजन सिर्फ इसी कोस्ट पे नहीं है। तो एक रफली छोटी सी एक स्ट्रिप है ना, बेसिकली एक गोवा की तरफ भी जाती है इनकी। तो रफली ये सारी की सारी टेरिटरी जो है ये कार्नाटिक की टेरिटरी मानी जाती है। एंड दैट्स व्हाई कार्नाटिकल किंगडम और कार्नाटिक किंगडम वाज सिग्निफिकेंट। अगर आपके अंडर कार्नाटिक है तो आपके पास सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट का एक्सेस ही नहीं है, तो वेस्टर्न कोस्ट का एक्सेस भी आपके पास बाय एंड लार्ज है। एंड दैट्स व्हाई कार्नाटिक में बोथ फ्रांस एज वेल एज ब्रिटेन जो है दे वर इंटरेस्टेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्नाटिक वाले एरिया में ही पौंडीचेरी एंड thereafter मद्रास ये दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आते हैं। एंड कार्नाटिक जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है दैट इज मसूलीपट्टनम। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज हैवी प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटेन एज वेल एज फ्रांस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड वर्स्ट सिचुएशन इनके लिए क्या हो सकती है, तो कार्नाटिक में निजाम ऑफ हैदराबाद इज नॉट द ओनली एंटिटी दैट वाज इंटरेस्टेड। कार्नाटिक में मराठास वर ऑल्सो इंटरेस्टेड। ये मराठास जो है बेसिकली एक जमाने में अगर आपको याद रहेगा मीडिवल इंडिया की सीरीज में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने रफली दक्खन से लेके ये साउथ इंडिया तक का जो एरिया है ये कैप्चर करके रखा था। एंड हेंस मराठास ऑलवेज हैड दैट हेरिडिटरी क्लेम ओवर द साउथ इंडियन टेरिटरी एंड दैट वाज द डेडली कॉम्बिनेशन जिसके सामने फ्रांस एंड ब्रिटेन आके अल्टीमेटली खड़े हुए। उनके लिए ये प्राइम पोजीशन था। अगर 1730, 1740, 1750s की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अभी भी मुगल्स बैठे हुए थे। एंड दैट्स अ बंगाल एंड सूरत वाला सेटलमेंट जो है वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। एंड दैट्स अ पौंडीचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम वाले सेटलमेंट है जहाँ की पावर ऑलरेडी वीकन थी, वहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट लेने चालू कर दिए। एंड यही एस्पेक्ट के वजह से या फिर यही वीकनेस के वजह से अल्टीमेटली ये वाली एरिया के रूलर जो है एक एक करके इनके सामने कोलैप्स भी हुए। तो दिस वाज बेसिकली पीरियड ऑफ केओस। पीरियड ऑफ केओस मतलब वही है कि निज़ाम का कंट्रोल ये वाले एरिया में लो हो रहा था। एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस टाइम पे था निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। ये निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है ही वाज बेसिकली गेटिंग एले, ही वाज बेसिकली गेटिंग ओल्ड। एंड ओल्ड होने की वजह से धीरे धीरे वो बीमार भी था, बेड रिडन होते जा रहा था। एंड इसकी वजह से उसका कंट्रोल ओवर द साउथर्न टेरिटरीज जो है वीक हुआ। इसी पीरियड ऑफ टाइम में मैसूर एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम आने लग गया, कार्नाटिक का इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम हुआ, मराठास भी यही एरिया में जो क्या कर रहे थे देन अपना इंटरेस्ट जो वो ले रहे थे। एंड दैट्स अ डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिश एज वेल एज फ्रेंच टू प्ले आउट देयर पॉलिटिक्स इन दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एंड फिर ये स्मॉल स्टेट मल्टीपल एंट्रीज या फिर मल्टीपल इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ द फ्रांस एंड ब्रिटेन, इसका एक कॉम्बिनेशन हम लोगों को एरिया में दिखा है जिसका वजह से साउथर्न टेरिटरीज में अल्टीमेटली फिर बड़े बड़े वॉर दैट इज कार्नाटिक वॉर जो होने वाले थे।
ये कार्नेटिक वॉर्स इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वॉर जो है कार्नेटिक वाले एरिया में हुए। और क्यों हुए? बिकॉज इनकी जो मेन सेटलमेंट थी मद्रास, पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, ये कार्नेटिक के एरिया में या फिर कार्नेटिक के सराउंडिंग में ही थी। एंड दैट्स द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को इंडिया में क्या बोला जाता है? देन कार्नेटिक वॉरफेयर भी बोला जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस वॉरफेयर। सबसे पहले जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉरफेयर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉरफेयर जो है उसका रीजन इंडिया में था ही नहीं। उसका रीजन जो है वो सारा का सारा कहाँ पे था? देन यूरोप में था। यूरोप में एक बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ ऑस्ट्रिया के लिए। अब इन डिटेल तो इसमें नहीं जाना है, दिस इज समथिंग फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट। बट ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन जो है 1740 में ही चालू हुआ। नाम याद नहीं रखने, बस मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो रूलिंग किंग था ऑस्ट्रिया का, ही डाइड एंड आफ्टर हिज डेथ थ्रोन जो है किसके पास जाना चाहिए, इसमें बेसिकली क्या हो गया? झगड़े चालू हो गए। एंड देयर वर टू क्लेमेंट, रूलिंग किंग जो है उसका सगा छोटा भाई, एंड देयर आफ्टर दूसरा जो है जो एक अर्स्टवाइल किंग था उसकी बेटी, एंड फिर अर्स्टवाइल किंग की जो बेटी है दैट इज थेरेसा, उसको ब्रिटेन ने सपोर्ट किया। एंड जैसे ब्रिटेन ने थेरेसा को सपोर्ट कर दिया तो जो एग्जिस्टिंग किंग जो मरा है उसका छोटा भाई था दैट इज चार्ल्स, उसको फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया। एंड दैट इज हाउ दिस बैटल ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया प्लेड इट आउट। इट इज ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, तो गलती से भी इसको ऑस्ट्रेलिया कंसिडर नहीं करना है। ऑस्ट्रिया जो है ये बेसिकली यूरोप के उस जमाने में काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्री थी और यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर जो है दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर, इसका कोर एरिया था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर भी बोला जाता है या फिर हैब्सबर्ग एम्पायर भी बोला जाता है। और इसका इंटरनल प्रॉब्लम बिकेम द प्रॉब्लम ऑफ यूरोप, बिकॉज अगर हैब्सबर्ग एम्पायर आपके पास है तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही पूरा का पूरा रोमन कैथोलिक चर्च भी था। एंड दैट्स व्हाई जो बंदा हैब्सबर्ग डायनेस्टी को हेड करेगा अगर वो आपके साइड में है तो रोमन कैथोलिक चर्च आपके साइड में है। एंड फिर कोई भी क्रिश्चियन एम्पायर यूरोप का उस जमाने में यही चीज़ चाहता था, जैसे हमने मीडियल में देखा था कि इंडिया के इस्लामिक किंग के एरिया हमेशा से ही एक ड्रीम रहा है कि मक्का मदीना वाला एरिया अपने अंडर आए, वही वाला एस्पेक्ट है ये। तो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन अल्टीमेटली कॉज प्रॉब्लम। ये 1740 से ही चल रहा था, बट 1740s ऑनवर्ड जो है भले ये वॉरफेयर चल रहा था फिर भी किसी की इंडिया में हिम्मत नहीं हुई कि वॉरफेयर चालू करें। इट वॉज ओनली इन 1746 द थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड। एंड ये आउट ऑफ हैंड जाने के पीछे का रीजन जो है दैट इज निजामुल मुल्क असफ जहां, who was the Nawab of Hyderabad at that time, he was basically bedridden by 1746। तो 1746 तक जैसे ही वो बेसिकली bedridden हो गया, वो bedridden होने के बाद जो है लोकल लेवल पे पहले स्कर्मिशेस चालू हुई। और ये स्कर्मिशेस जो है ये चालू करने का रीजन है ब्रिटेन। इट वॉज ब्रिटेन जिन्होंने बेसिकली फ्रांस का जो सेटलमेंट था पौंडीचेरी का, उसके आउटस्कर्ट में थोड़े बहुत शिप्स खड़े थे फ्रेंच के, उसको डुबोने का काम किया। एंड ऑब्वियसली अब जैसे अपने फ्रेंच की शिप डुबो दी देन इट वॉज प्रोक्लेमेशन ऑफ द वॉरफेयर। फिर पौंडीचेरी का जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे दैट इज लॉर्ड ड्यूप्लिक्स ने नेवल हेल्प मांगी ला बॉर्डोनिसे से। ये ला बॉर्डोनिसे ही वॉज बेसिकली द गवर्नर ऑफ मॉरिशियस। एंड ला बॉर्डोनिसे अल्टीमेटली केम टू पौंडीचेरी। पहले पौंडीचेरी में डॉक करने के बाद ही अटैक मद्रास, एंड मद्रास जो है वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा। एंड दैट इज हाउ बेसिकली द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन आवर कंट्री बिगेन। ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उसका चालू कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने सरेंडर कर दिया मद्रास को इन 1746। एंड फिर ये सरेंडर करने के बाद नवाब ऑफ कार्नेटिक, सिंस एवरीथिंग वाज हैपनिंग अंडर हिज एरिया, राइट, अभी हमने मैप में देखा था कि यही कार्नेटिक में बैठे हुए लोग थे। यहीं पे मद्रास है, यहीं पे पौंडीचेरी है, नीचे बेसिकली यहाँ पे मॉरिशियस है। वहां से शिपाही अल्टीमेटली उन्होंने मद्रास के ऊपर अटैक किया एंड ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर। अल्टीमेटली पौंडीचेरी बिकेम विक्टोरियस, बट पौंडीचेरी मतलब फ्रांस, एंड ब्रिटेन जो बेसिकली मद्रास में बैठा था वो हारा था। बट नवाब अनवरुद्दीन जो था, जो कार्नाटिक का नवाब था, ही एंड ब्रिटिशर्स वर फ्रेंड। एंड दैट्स व्हाई नवाब अनवरुद्दीन के लिए ये चीज जो है डायरेक्ट चैलेंज थी कि मेरी टेरिटरी, उसमें पौंडीचेरी भी आती है, उसी में मद्रास आता है, पौंडीचेरी में बैठे हुए फ्रेंच जो है वो मद्रास के ऊपर अटैक करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड मद्रास में बैठा हुआ ब्रिटेन तो भाई मेरा दोस्त है, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। एंड फॉर दैट पर्पज जैसे ही ये इंस्टेंस हुआ, दैट इज फॉल ऑफ मद्रास हुआ, दैट वाज बेसिकली डायरेक्टली चैलेंज टू द नवाब ऑफ कार्नेटिक। एंड दैट्स द फर्स्ट कार्नेटिक वॉरफेयर जो है ये अब एक्चुअल में चालू हुआ आफ्टर द सरेंडर ऑफ द ब्रिटेन। एंड फिर ये जो वॉरफेयर जो हुआ उसमें अल्टीमेटली हुआ क्या? कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ये वॉरफेयर में 1746 में जैसे ही ब्रिटेन फेल
तो उसके बाद में नवाब अनवरुद्दीन ने अपना खुद का बेटा, महफूज खान था नाम उसका, उसको भेज दिया पौंडीचेरी के ऊपर। अब इसको जब पौंडीचेरी के ऊपर भेज दिया तो भाई साहब पहले पौंडीचेरी के ऊपर गए, बट ऑब्वियसली ट्रेडिशनल आर्मी थी, तो ट्रेडिशनल आर्मी जो है बेसिकली वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी इन फ्रंट ऑफ द हैवीली यूरोपियन ट्रेन फ्रेंच आर्मी। एंड हुआ भी वही। पौंडीचेरी के ऊपर जैसे ही इस बंदे ने अटैक करने का ट्राई कर लिया, सॉरी मद्रास, नॉट पौंडीचेरी, माय मिस्टेक, सॉरी, मद्रास के ऊपर बेसिकली इसने अटैक करने का जैसे ही ट्राई किया जहां पर फ्रेंच बैठे हुए थे, मद्रास इससे हारा ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई फिर उसने फॉल बैक लिया, एंड फॉल बैक लेके सेंट थोमे नाम की जगह थी, वहां पे आके 10,000 की आर्मी के साथ बैठ गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर द फ्रांस, ये जो सेंट थोमे नाम की जो जगह थी, ये सेंट थोमे नाम की जगह मद्रास एंड आफ्टर पौंडीचेरी के बीच वाली जगह थी। एंड मद्रास एंड पौंडीचेरी के बीच वाली ये जो जगह थी, यहाँ पे जब महफूज खान आके बैठ गया अपनी 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ, तो जो इफेक्टिव कॉन्टैक्ट था पौंडीचेरी एंड मद्रास का, वही टूट गया। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंच वर फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ द डिफेंसिव सेटलमेंट एंड अटैक महफूज खान। फ्रांस ने अल्टीमेटली अटैक किया, जिसको बैटल ऑफ सेंट थोमे बोला जाता है, जिसमें महफूज खान की 10,000 की आर्मी जो है उसको सिर्फ 1,000 की आर्मी के साथ हराने का काम जो है फ्रांस ने कर दिया। कमांडर पैराडिस नाम था, एंड कमांडर पैराडिस ने महफूज खान की आर्मी को हरा दिया। महफूज खान की आर्मी 10,000 की, फ्रांस की आर्मी 1,000 की। वर्स्ट, ये 1,000 आर्मी में से 350 जो है वो सिर्फ फ्रेंचमैन थे, एंड रेस्ट 700 लोग जो है रफली वो बेसिकली कौन थे, देन वो सारे थे इंडियन। तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर बैटल जो है इसको वन ऑफ द लैंडमार्क बैटल माना जाता है। ये बैटल लैंडमार्क इसी की वजह से है बिकॉज सबसे पहले जो है नेवल सुपीरियरिटी इंडियंस के पास नहीं है, यूरोपियन के पास है। अब ये प्रूव हो गया था। डायरेक्टली उठ के मॉरिशियस से, ला बॉर्डोनी से मद्रास में आया, मद्रास को हरा दिया बिकॉज मद्रास इज अ कोस्टल सेटलमेंट। तो नेवल बैटल फील्ड में अल्टीमेटली मद्रास फेल, मद्रास हैड टू बी सरेंडर। एंड देयर आफ्टर जब इंडिया की आर्मी जो 10,000 स्ट्रॉन्ग है वो फ्रांस के सामने खड़ी हुई, तो पहले फ्रांस के डिफेंसिव सेटलमेंट जो मद्रास में बनाए थे वो हरा ही नहीं पाए। एंड देयर आफ्टर खुद सेंट थोमे में आके बैठे, उनके ऊपर सिर्फ 1,000 की आर्मी ने अटैक कर दिया, तो पूरी की पूरी आर्मी जो है कोलैप्स हो गई, जिसमें महफूज खान हिमसेल्फ गॉट किल्ड। तो एक काफ़ी ब्लडी ब्लो था टू द कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक नवाब। एंड फिर ये यूरोपियंस के लिए एक लेसन भी था। यूरोपियंस ऑब्जर्व दिस बैटल फील्ड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर कि सबसे पहले तो है कि नेवल वॉरफेयर में इंडियंस अपना हाथ ही नहीं पकड़ सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि अगर हम लोग इंडिया की आर्मी अगर हमारे अंडर लाते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, देन दैट इज़ अ वेरी गुड मर्सिनरी आर्मी, तो हम ये कर ही सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, इंडिया के पास कितनी भी बड़ी आर्मी हो, अगर हमने वेल ट्रेंड आर्मी स्ट्रेटेजिक मैनर में मॉडर्न आर्टिलरी के साथ इंडिया में लगा दी, तो इंडिया की आर्मी यूरोपियन आर्मी को हरा नहीं पाएगी। एंड दैट इज व्हाट यूरोपियन रियलाइजेशन वाज कि आर्मी एंड नेवी ये दोनों यूरोप की सुपीरियर है। एंड यही आर्मी एंड नेवी की सुपीरियरिटी जो है अब इनको जो पता चली, इसका फायदा जो है कौन उठाने वाला था, ड्यूप्लिक्स उठाने वाला था। बिकॉज इसी पीरियड ऑफ टाइम में ड्यूप्लिक्स बैठा हुआ था पौंडीचेरी में, एंड इट वॉज ड्यूप्लिक्स जिसने कॉल करके बुला लिया था ला बॉर्डोनिसे को कि भाई आ जाओ हेल्प करो करके, एंड तब बॉर्डोनिसे आया था। तो ड्यूप्लिक्स ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग इन एन एफिशिएंट वे, एंड अल्टीमेटली ड्यूप्लिक्स ने इंटरनल कोर्ट मैटर्स में इंट्रीग्यू करना या फिर इंटरफियर करना जो है चालू किया। बट ननतलेस अल्टीमेटली ये एक ही बैटल इंडिया में दिखाई देता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉरफेयर में। एंड ये एक बैटल के पास जो है बेसिकली ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल कहाँ पे साइन हुई, यूरोप में। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि उन्होंने इंडिया में जो पोजीशन गेन की थी वो उनको सरेंडर करनी पड़ी बिकॉज उनकी होम कंट्री यूरोप में हारी ब्रिटेन के हाथों। एंड फिर जो यूरोप में ट्रीटी हुई दैट इज बेसिकली एक्सला-चैपल, ये अगेन ऑस्ट्रिया में ही एक जगह है, चैपल है मतलब चर्च है। एंड फिर यही चैपल में जो ट्रीटी साइन हुई उसमें फ्रांस वॉज अ डिफीटेड पार्टी, एंड फ्रांस हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स डिमांड कि जो मद्रास वाला सेटलमेंट है वो ब्रिटिशर्स को वापस दिया जाए, विच अल्टीमेटली दे हैड टू डू। तो मद्रास जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से कैप्चर करके रखा था, दे हैड टू गिव इट बैक टू होम, देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली फर्स्ट कार्नेटिक वॉर केम टू एंड। ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो यूरोप ने जो लेसन लर्न किया, अब यही लेसन जो है सेकेंड कार्नेटिक वॉर में कौन यूज करने वाला था, देन ड्यूप्लिक्स यूज करने वाला था। नाउ टॉकिंग ऑफ ड्यूप्लिक्स, देन ड्यूप्लिक्स का करियर भी हमको इलैबोरेटली इतना इन डिटेल नहीं देखना है, बस इतना याद रखो कि ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया सिंस 1730 इटसेल्फ। 1730 में बेसिकली उसमें लोकल लेवल पे उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे,
एंड दैट्स 1730 में ही उसको उठा के चंदर नागौर वाले एरिया में भेजा गया। चंदर नागौर बेसिकली बंगाल के अराउंड का सेटलमेंट है, कैलकाटा के अराउंड का सेटलमेंट है, एंड ये उस टाइम पे पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती थी। बट फिर भी चंदर नागौर को वन ऑफ द हैवीली मिलिटराइज सिटी एंड वन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिटी बनाने का क्रेडिट जो ड्यूप्लेक्स को जाता है। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1730 to 1741 he had turned a loss making चंदर नागौर कॉलोनी into heavily profitable colony। एंड यही देख के फाइनली पेरिस का जो होम गवर्नमेंट है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि दे विल सेंड ड्यूप्लेक्स टू पौंडीचेरी अगेन। एंड पौंडीचेरी हमने पहले भी देखा था, इनकी जो पूरे के पूरे ईस्टर्न कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, और इसका जो गवर्नर जनरल है ही विल एक्ट एज अ गवर्नर जनरल ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विद इन इंडिया। एंड ये वाली पोस्टिंग उसके हाथ में आ गई, तो उसके बाद में उसने अपनी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है धीरे धीरे खेलना चालू किया। He was the Governor General of Pondicherry even during the first Anglo-Carnatic War, and he was responsible for calling law ordonnance, and he was responsible for observing entire warfare जो महफूज खान के साथ हुआ, thereafter battle strategies जो implement हुई, thereafter naval superiority जो फ्रांस की थी, and thereafter he was also aware कि इंडिया के कोर्ट में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चलते ही है। तो इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड कि भाई ये वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहे हैं इसमें हम लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट सेकेंड पार्टी। अब जिन पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे वो पार्टी हार ही नहीं सकती, बिकॉज हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड टू इंटरफियर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडियन कोर्ट। एंड यही इंटरफियरेंस के चक्कर में अल्टीमेटली उसने फ्रेंच को विक्ट्री तो दिलवाई, बट अल्टीमेटली ये एक रीज़न भी है कि फ्रांस जो है इंडिया में हारा क्यों, उसको अब आगे आगे देखेंगे। तो ही वाज अ श्रूड डिप्लोमैट, एंड यही श्रूडनेस जो है बेसिकली उसका हम लोग को दिखाई देता है। एंड फिर ड्यूप्लेक्स ने अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाला जो पॉलिसीज है वो खेला क्यों, उसके पीछे के रीज़न भी हम लोग को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ही दिखाई देते हैं। हमने कल वाले लेक्चर में ही देखा था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ वन ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंपनी, एंड जब आपकी कंपनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है देन उसमें हाईली अंडर कैपिटलाइजेशन है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब उसमें ज़्यादा पैसा जो है फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं डाल रहा है। एंड व्हेन फ्रेंच गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग मच ऑफ द मनी, एंड व्हेन यू आर एट अ कस्प ऑफ द वॉरफेयर, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉरफेयर के अराउंड, तो ऑब्वियसली आपको डिफेंसिव सेटलमेंट करने पड़ेंगे। एंड वही हुआ कि 1741 में जैसे ही ड्यूप्लेक्स वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ द पौंडीचेरी, तो उसको पौंडीचेरी को फोर्टिफाई करना था, बिकॉज ये न्यू कि कभी ना कभी तो मद्रास एंड पौंडीचेरी के बीच में वॉरफेयर तो होंगे ही। मद्रास ब्रिटिशर्स के हाथ में है, पौंडीचेरी फ्रांस के हाथ में है, एंड दोनों कंट्री यूरोप में वॉरफेयर खेल रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि भाई इंडिया में वॉरफेयर ना हो। ड्यूप्लेक्स रियलाइज्ड इट, उसने मदद मांगी फ्रांस से, मदद नहीं आई, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली उसने अपने खुद के पॉकेट में से पैसे डाल के जो है टेरिटोरियल फोर्टिफिकेशन पौंडीचेरी का करना चालू किया, जिसका फायदा भी हुआ इनको, बिकॉज लेटर ऑन जब बेसिकली कार्नाटिक का वॉर हुआ 46 से लेके 48 के बीच में, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय ब्रिटिशर्स एंड कार्नाटिक नवाब टू डिफीट पौंडीचेरी इटसेल्फ, बट यही फोर्टिफिकेशन जो ड्यूप्लेक्स ने करवा के रखा था 1741 से 1743 के बीच में, उसके वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, और फिर जो पौंडीचेरी की सेटलमेंट जो है वो डिफीट नहीं हो पाई। बट अल्टीमेटली नीड ऑफ द पॉलिटिकल टेरिटरी ड्यूप्लेक्स को यही से पता चली कि अगर फ्रांस को इंडिया में सिग्निफिकेंट बनना है देन वी नीड टू हैव अ टेरिटरी जहाँ से एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू अपने पास आए, एंड जो पूरा एरिया जो अपने पास रहे। एंड व्हाट इज़ द बेटर टेरिटरी देन दी कार्नाटिक इटसेल्फ। कार्नाटिक में ही पौंडीचेरी है, एंड कार्नाटिक के नवाब जो है वीक हो रहे हैं। इसी पीरियड ऑफ टाइम में निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो गवर्नर ऑफ हैदराबाद है वो भी वीक हो रहा है, and that's the Dupleix ultimately came out with a strategy of interfering into Carnatic as well as निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबार में। एंड फिर ये दोनों जगह पे उसने जो इंटरफेरेंस करना चालू किया दैट वाज विद दैट स्ट्रेटेजिक इनसाइट कि पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट का ट्रेड है, एटलीस्ट आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु वाला, दैट इज सरकार वाला, नॉर्थन एज वेल एज साउथर्न सरकार, वो अपने अंडर आ जाए और यहाँ से ब्रिटिशर्स को निकाल दे। तो ये टेरिटरी जब अपने पास आएगी तो एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू होगी, and we do not have to depend upon the French East India Company's home government for money every now and then, and that is how ultimately उसने interfere करना जो है चालू कर लिया, and that's why Dupleix is considered as a pioneer of the political conquest in our country। ये conquest easy था, यही strategy later on British East India Company ने
वर्चुअली ईच एंड एवरी रूलर इंडिया जो है उसके खिलाफ खेली। इंडिया के कोर्ट में किंग बैठा हुआ है, यही किंग के जो राइवल जो है इसके कोर्ट में बैठे हुए हैं। यही राइवल जो उनका एम्बिशन है कि इस किंग को जो उठा के फेंक देते और हम किंग बन जाते हैं। तो पहले के ज़माने में फ्रांस एंड देयर आफ्टर फिर लेटर ज़माने में ब्रिटिशर्स, इन्होंने इनको हेल्प करना चालू कर दिया। एंड हेल्प करने के बाद ये राइवल जो है बेसिकली ये किंग बन गए, एग्जिस्टिंग किंग जो है मर गया। बट जब राइवल किंग बने तब वो पर्टिकुलर पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पोजीशन है वो काफ़ी प्रिकैरियस बन गई है। पहले तो उसने ब्रिटिश आर्मी या फिर फ्रेंच आर्मी के मदद से पोजीशन ली है, तो एक हैवी अमाउंट ऑफ द मनी या फिर ब्राइब उनको देनी पड़ी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये फॉरेनर फ्रेंच हो सकते हैं या फिर लेटर ऑन ब्रिटिश हो सकते हैं, इनकी भूख कभी मिटने वाली ही नहीं थी। इनके कांस्टेंट डिमांड आते थे किंग के पास कि भाई हमको पैसे दो, हमको ट्रेड कंसेशन दो। एंड अगर किंग मना करे तो ऑब्वियसली जो नया किंग बना उसके कोर्ट में भी तो राइवल बैठे हुए हैं, तो किंग को पता है अगर मना कर दिया तो वापस से कोई तो राइवल जो है उसको सपोर्ट करके गद्दी पे बिठाया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब किंग का जो है बेसिकली आर्मी के ऊपर का कंट्रोल भी जो है वीक हुआ। क्यों वीक हुआ? बिकॉज उसने ब्रिटिशर्स या फिर फ्रांस की आर्मी बेसिकली कैपिटल में लाके रखी हुई है। एंड ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस की आर्मी अब जब कैपिटल में बैठी है तो बगावत करोगे तो करोगे किधर? ब्रिटिश या फिर फ्रांस, हमने जिसका सपोर्ट लिया उसकी आर्मी तो आपके कैपिटल में बैठी हुई है। एंड दैट इज हाउ किंग गॉट ट्रैप्ड। दे हैड टू लिसन टू द ब्रिटिशर्स या फिर फ्रांस। इसी को लेटर ऑन सब्सिडरी अलायंस में इलैबोरेटली इवॉल्व करने का काम वेलेस्ली ने किया, जिसकी लेटर ऑन बात भी करेंगे। बट ये सारी स्ट्रेटेजी इनिशियल लेवल पे अगर किसी की रहेगी तो वो थी किसकी? ड्यूप्लिक्स की थी। एंड ड्यूप्लिक्स ने फिर ये कार्नाटिक एंड दराफ्टर फिर हैदराबाद वाला एरिया ही क्यों चूज किया, उसके रीजन भी देखे। बिकॉज अगर आपके पास कार्नाटिक एंड हैदराबाद वाला एरिया है तो पौंडीचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम एंड यानम, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो सारे आपके अंडर रहेंगे। वेस्टर्न साइड में आप जा नहीं पाओगे बिकॉज मराठास अभी भी स्ट्रांग है। गुजरात वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे आप नहीं जा पाओगे बिकॉज मुगल जो है दिल्ली में बैठ के अभी भी राज कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ड्यूप्लिक्स जो है उसने ये वाले एरिया चूज किए। एंड देयर आफ्टर कार्नाटिक, एंड कार्नाटिक के साथ साथ फिर निज़ाम, ये दोनों एरिया जो है इसके इंटरनल पॉलिटिक्स में इसने इंटरफियर करना जो है वो चालू कर दिया। एंड ये इंटरफेरेंस अल्टीमेटली वाज गोइंग टू कॉस्ट टू ड्यूप्लिक्स हिमसेल्फ। तो टॉकिंग ऑफ दिस इंटरफेरेंस, सबसे पहले अगर हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें, दिस इज बेसिकली द टेरिटरी ऑफ द हैदराबाद। तो ये जो हैदराबाद का पूरा जो टेरिटरी है ये निज़ाम का टेरिटरी है। एंड निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है he was the founder of this entire हैदराबाद का किंगडम। he died in 1748। तो 1748 में जैसे ही died तो उसके बाद में इंटरनल राइवलरीज कोर्ट में बाहर आई। ये इंटरनल राइवलरीज में हमको दो जन मिलते हैं। सबसे पहले जो है बेसिकली नासिर जंग, एंड नासिर जंग के साथ साथ एक है मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग एंड thereafter मुजफ्फर जंग, ये दो राइवल क्लेमेंट है। एंड उसमें नासिर जंग जो है बेसिकली ही बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द हैदराबाद। एंड जैसे ही वो नेक्स्ट नवाब ऑफ हैदराबाद बना तो एट दैट टाइम फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को कांटेक्ट किया एंड मुजफ्फर जंग को जो है बेसिकली सपोर्ट दे दिया। एट द सेम टाइम अगर हम लोग कार्नाटिक का कंडीशन देखें तो कार्नाटिक में जो रूलिंग किंग था वो नवाब अनवरुद्दीन था। एंड अनवरुद्दीन वॉज बेसिकली अपसेट। अपसेट क्यों था? बिकॉज ही वॉज अपसेट बिकॉज उसका जो बेटा था महफूज खान वो मारा गया। फ्रांस ने ही मारा था बैटल ऑफ सेंट थोमे में। एंड उसके साथ साथ जो उसका एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ अद्यार या फिर बैटल ऑफ सेंट थोमे जो है खत्म हो गया था। एंड इसी की वजह से अनवरुद्दीन वाज अपसेट। बट अनवरुद्दीन का भी एक राइवल क्लेमेंट था, दैट इज चांद साहिब। ये चांद साहिब को अगेन सपोर्ट करने का काम जो फ्रेंच ने कर दिया। तो चांद साहिब जो है बेसिकली ही वॉज सपोर्टेड बाय होम? फ्रेंच। एंड देयर आफ्टर मुजफ्फर जंग जो है ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फ्रांस। एंड फिर फ्रांस ने इन दोनों को जैसे ही सपोर्ट किया तो वही एग्रीमेंट साइन हुआ कि फ्रांस की एक कंटिंजेंट आएगी, मतलब आर्मी की एक टुकड़ी आएगी जो इसको सपोर्ट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी। एंड दोनों को सपोर्ट करने के बाद जो है बेसिकली इन लोगों को नवाब अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग को अपने पोजीशन से निकाला जाएगा। हुआ भी वही। 1749 ऑनवर्ड ये प्लान जो है चालू हुआ। सबसे पहला जो इन्होंने टारगेट किया था वो कार्नाटिक ही किया था। कार्नाटिक इसी की वजह से बिकॉज कार्नाटिक में ये लोग बैठे हुए थे। कार्नाटिक में ही बेसिकली इनकी पौंडीचेरी की सेटलमेंट थी। तो कार्नाटिक से इन्होंने पहले आर्कोट इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ द एंटायर कार्नाटिक पीपल और कार्नाटिक रीजन। तो आर्कोट के ऊपर अटैक किया, नवाब अनवरुद्दीन जो उसको मार दिया।
एंड नवाब अनवरुद्दीन के अगेंस्ट का जो बंदा है चांद साहिब, उसको पहले क्या मिल गया, थ्रोन मिल गया। जैसे ही कार्नाटिक हारा तो कार्नाटिक अपने अंडर आने के बाद उन्होंने अपना जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो था बेसिकली निज़ाम की कैपिटल हैदराबाद, हैदराबाद के ऊपर अटैक किया। हैदराबाद में नासिर जंग हारा भी एंड आफ्टर मारा भी गया। एंड नासिर जंग के जगह जो है बेसिकली मुजफ्फर जंग जो है ही बिकेम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग और नेक्स्ट किंग ऑफ द हैदराबाद। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1750 ये सेटल हो चुका था कि चांद साहिब जो है नया कार्नाटिक का हेड होगा एंड आफ्टर मुजफ्फर जंग जो है वो नया हैदराबाद का हेड होगा। एंड ऑब्वियसली ये दोनों जैसे ही अपने अपने टेरिटरी के हेड बन गए देन ऑब्वियसली किसकी चांदी होगी, फ्रांस की चांदी होगी। हुआ भी वही, जैसे ये लोग अपने अपने एरिया में किंग बन गए, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने प्रिविलेजेस मिले थे वो कैंसल आउट कर दिए। सारा टेरिटरी जो है फ्रेंच के हवाले कर दिया कि फ्रेंच विल कैरी आउट और फ्रेंच विल हैव द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड अक्रॉस हैदराबाद एंड आफ्टर कार्नाटिक। एंड ऑब्वियसली इसके वजह से ब्रिटिशर्स को जब लॉस हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट करना चालू कर दिया। सबसे पहले नासिर जंग, एंड नासिर जंग के बाद जो है बेसिकली इसका जो बेटा था नवाब अनवरुद्दीन का, वो नवाब अनवरुद्दीन का बेटा जो है इस टाइम पे त्रिचिनोपोली में जाके छुपा हुआ था। तो नवाब अनवरुद्दीन के बेटे को जो है सपोर्ट करना चालू कर दिया। एंड ये कॉनन्ड्रम जो है 1750 एंड 51 में डेवलप्ड हुआ, जहाँ पे बेसिकली अब कार्नाटिक वाला एरिया एंड हैदराबाद वाला एरिया दोनों फ्रांस के अंडर है। बट यहाँ पे अब जो दो नए किंग आके बैठे हुए हैं मुजफ्फर जंग एंड देयर आफ्टर फिर ये चांद साहिब, इनके राइवल इनके कोर्ट में थे। अब ब्रिटिशर्स ने वही किया जो एक ज़माने में फ्रांस ने किया था कि राइवल लोगों को हेल्प कर दो भाई। एंड राइवल लोगों को हेल्प करने के चक्कर में इन्होंने नवाब अनवरुद्दीन का जो बेटा जो है मोहम्मद अली उसको सपोर्ट कर दिया एंड देयर आफ्टर फिर मुजफ्फर जंग के जो राइवल क्लेमेंट है कोर्ट में उनको सपोर्ट करना जो है बेसिकली चालू कर दिया। एंड सून इसके वजह से हुआ क्या कि बैटलफील्ड जो है 1751, 1752 एंड 1753 में मल्टीपल हुआ। तो जो मल्टीपल बैटल जो फॉट हुआ है 1751 से लेके 53, उसका बस एक रफ स्टोरी आपको पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर से याद रखना, ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है। सबसे पहले अगर हम लोग कार्नाटिक के कंडीशन की बात करें तो कार्नाटिक में अब बेसिकली चांद साहिब का गवर्नमेंट आ चुका था। एंड ये चांद साहिब जो है ही वॉज अपसेट कि एक राइवल क्लेमेंट दैट इज मोहम्मद अली अभी तक जिंदा है। एंड ये मोहम्मद अली जो है बेसिकली त्रिचिनोपोली वाला सिटी जो है जिसको उस जमाने में त्रिची बोला जाता था, वहां पे जाके छुप के बैठा है। एंड दैट्स व्हाई चांद साहिब अपनी कैपिटल आरकोट इसको छोड़ के जो है चला गया त्रिचिनोपोली। त्रिचिनोपोली को इसने बिसीज कर लिया मतलब एक घेराव डाल के बैठ गया। एंड ऑब्वियसली अब इसको बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई करना चालू कर दी कि कुछ भी हो जाए बट मोहम्मद अली जो यहाँ पे बैठा हुआ है इसको बचाना है, इसको मरने नहीं देना है। बट ऑब्वियसली आप डायरेक्टली जाके अब चांद साहिब के आर्मी के ऊपर अटैक करोगे तो गड़बड़ होगी, बिकॉज चांद साहिब की आर्मी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बड़ी है और उसको फ्रांस का सपोर्ट भी है। तो इन दिस क्रिटिकल जंक्चर इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव was basically मेयर क्लर्क इन दी मद्रास गवर्नमेंट या फिर मद्रास कंपनी। एंड मद्रास की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे क्लर्क था, इसने सजेस्ट किया कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी दो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी विल अटैक आरकोट जो अनडिफेंडेड है, बिकॉज चांद साहिब नीचे त्रिचिनोपोली में जाके बैठा हुआ है। तो आरकोट के ऊपर मैं अटैक करता हूँ एंड जैसे ही आरकोट के ऊपर अटैक करूंगा देन चांद साहिब रिटर्न आने की कोशिश करेगा और रास्ते में जो है बेसिकली वी विल कीप एन हिंड्रेंस एंड यही हिंड्रेंस में विल ट्राई टू किल चांद साहिब। द स्ट्रेटेजी वॉज ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है सिर्फ 500 सोल्जर के साथ उसने आरकोट पे अटैक किया, आरकोट को कैप्चर कर लिया। जैसे ही आरकोट को कैप्चर करने की खबर चांद साहिब को मिली जो त्रिचिनोपोली में बिसीज करके बैठा हुआ है मोहम्मद अली को, ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कम बैक बिकॉज उसका कैपिटल अंडर अटैक था। एंड जैसे वो वापस आने चालू हो गया देन रास्ते के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपने सेटअप लगा के रखे थे, एम्बुश लगा के रखे थे, जिसमें अल्टीमेटली ही गॉट ट्रैप एंड ही गॉट किल्ड। एंड जैसे ही चांद साहिब मर गया देन ऑब्वियसली वहाँ से कौन आया, मोहम्मद अली जो है वो त्रिचिनोपोली से वापस आ गया आरकोट में एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स की आरकोट ब्रिटिशर्स की अंडर थी, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स आरकोट का मतलब पूरे कार्नाटिक का नया राजा जो है मोहम्मद अली बन गया। इसी पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम लोग बेसिकली इवन हैदराबाद भी देखें तो हैदराबाद जो है बेसिकली हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो है ही डाइड बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम, बीमार था, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही मरा। एंड मुजफ्फर जंग के बाद जो है बेसिकली उसी का बेटा दैट इज सालाबाद जंग, इसको थ्रोन पे बिठाने का काम जो है फ्रेंच आर्मी कमांडर बस्सी
जो यही मिलिट्री कमांडर था किसका, तो ड्यूप्लिक्स का, एंड बैठा कहाँ पे था, तो निज़ाम के कोर्ट में जाके बैठा था हैदराबाद में, उसने किया। एंड बस्सी ने जैसे इसको थ्रोन पे बिठा दिया, देन फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम एटलीस्ट हैदराबाद जो है ये इनके अंडर रहा, बट सिचुएशन एट ग्राउंड लेवल वॉज वेरी प्रिकैरियस। सबसे पहले अब कार्नाटिक वाला एरिया जो है बाय 1751 ये चला गया था ब्रिटिशर्स के पास, एंड इसी पीरियड ऑफ द टाइम में हैदराबाद जो है ये पूरा का पूरा किसके अंडर था, एंड हैदराबाद जो है वो फ्रांस के अंडर था। एंड दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ बॉर्डर स्कर्मिशेस जो है इसमें हो रही थी। अल्टीमेटली बॉर्डर स्कर्मिशेस जब चल रही थी तब डिप्लोमेटिक मनूवर ब्रिटिशर्स ने खेला। ब्रिटिश होम गवर्नमेंट जो लंदन में बैठा था उस कंपनी ने उससे कांटेक्ट किया एंड उनके थ्रू जो है लेटर भेजने चालू किए फ्रांस में, लॉरियांट में, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम, कि आप कुछ भी करो बट ये ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाओ। इट वाज बिकॉज ऑफ द ड्यूप्लेक्स सारा का सारा जो कचरा जो है ये कार्नाटिक एरिया में हो रहा है, विच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ बोथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज बैटलफील्ड मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। अल्टीमेटली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये चीज़ मान ली एंड ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाया। Dupleix had to return back in 1754 and with the return of the Dupleix ये second Carnatic War जो है उसको खत्म माना जाता है। However, historians की अगर माने तो obviously recalling of the Dupleix was one of the biggest mistake that French East India Company had done because Dupleix was a able-bodied man, he was a visionary person and उसको अगर आपने थोड़ा टाइम और थोड़ा सपोर्ट किया होता तो उसने ब्रिटिशर्स को इंडिया में तभी खत्म कर दिया होता। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि उनके पास कोई सेकेंड रंग लीडरशिप नहीं थी, कि ड्यूप्लेक्स की जाने के बाद ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस करने के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंडिया में नहीं था। एंड दैट्स वाई ड्यूप्लेक्स जो ऑलमोस्ट 1730 से लेके 1754 में इंडिया में बैठा था एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने अपनी जान तक लगा दी थी, अपने खुद के जेब से पैसा देके सेटलमेंट फोर्टिफिकेशन करना, इतनी विजनरी पॉलिसी बनाना कि इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडियन प्रिंस है उनमें इंटरफियर कैसे करना है एंड इंटरफियर करने के बाद इनको हराना कैसे है। तो दिस विजनरी पर्सन जो है उसको आपने जैसे ही वापस बुला लिया देन ऑब्वियसली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के चांसेस जो है वहीं पे आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके थे। एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही, विद द रिकॉल पूरा का पूरा जो सेकेंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर है वो खत्म हो गया। एंड फिर इसमें हम लोगों को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि ड्यूप्लेक्स डिस्पाइट बीइंग सच अ विजनरी ये अल्टीमेटली फेल क्यों हुआ। बिकॉज सबसे पहले जो है होम गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट लगेगा, यानी होम गवर्नमेंट का सपोर्ट था ही नहीं। हमने पहले भी देखा था कि होम गवर्नमेंट जो है दैट इज बर्बन डायनेस्टी ऑफ द फ्रांस, उनके अंडर ही सारी कंपनी थी। एंड बर्बन डायनेस्टी ऑफ द फ्रांस जो उनके लिए इंडिया इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, उनके लिए यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, यूरोप में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था रादर देन इंडिया। एंड दैट्स वाई इंडिया में जो बैठी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनकी जो पौंडीचेरी एंड चंदर नागौर वाली सेटलमेंट है वो फ्रांस के लिए काफ़ी छोटी थी। एंड ऐसा उन्होंने यहाँ पे ना कभी ध्यान दिया और ना ही कभी इलेबोरेट अमाउंट पे मनी या फिर बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प है वो दी। ऑन दी अदर हैंड विद इन इंडिया भी इनके लिए प्रॉब्लम थे कि अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड ड्यूप्लेक्स कोई सेकेंड रंग ऑफिशियल लीडरशिप जो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। ब्रिटेन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद यहाँ पे बेसिकली मुनरो, बस देयर आफ्टर हेक्टर मुनरो हो सकता है, वॉरेन हेस्टिंग हो सकता है, ये ऐसी इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो है अवेलेबल थी। फ्रांस के लिए ये एस्पेक्ट कभी था ही नहीं कि सेकेंड रंग लीडरशिप जो आपकी वो कंट्री में होनी चाहिए, ताकि आपका मेन बंदा अगर वहाँ से चला जाए तो नेक्स्ट बंदा जो आएगा वो उनकी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रखे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसी इंडिया में कंटिन्यू रखने का काम जो है वॉरेन हेस्टिंग ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। तो दैट्स वो सेकेंड रंग लीडरशिप काफ़ी सिग्निफिकेंट है। परहैप्स फ्रांस के पास ये सेकेंड रंग लीडरशिप के नाम पे सिर्फ बस्सी ही था, बट अल्टीमेटली बस्सी जो है वॉज द ओनली पर्सन दैट वाज अवेलेबल। एंड देयर आफ्टर बस्सी जो है उसका एंड जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है काउंट डी लैली, इनका जम भी नहीं रहा था। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि व्हाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लेटर ऑन कोलैप्स्ड। बट इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ द ड्यूप्लेक्स, ये ड्यूप्लेक्स का खुद का भी लिमिटेशन था कि ही फेल्ड टू नर्चर दैट सेकेंड रंग लीडरशिप विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांस विद इन आवर कंट्री। तो इसके वजह से भी दे लॉस्ट आउट। एंड देयर आफ्टर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। एंड अगर आपको धंधा करना है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपको पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट करने आपके पास पैसे ही नहीं है, देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू बिजनेस, यू कैन नॉट एक्वायर द टेरिटरी। इनके साथ वही हुआ। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे एंड फ्रांस से पैसा नहीं आ रहा था, ये भी एक बड़ा रीज़न था। एंड अल्टीमेटली इट वॉज फ्रांस गवर्नमेंट जिन्होंने ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया एट अ क्रिटिकल जंक्शन
बाय 1754 इनके हाथ से हैदराबाद गया हुआ नहीं था, हैदराबाद इनके अंडर ही था। एंड अगर ड्यूप्लेक्स यहाँ पे रहता देन ऑब्वियसली हैदराबाद वाज अ सिग्निफिकेंट टेरिटरी, इट कुड हैव राइवल टू बंगाल। ये हमेशा से ही एलिगेशन लगाया जाता है फ्रांस के ऊपर कि दे बेसिकली सॉट रेफ्यूज इन पौंडीचेरी, जबकि ब्रिटिश के हाथ में बंगाल आया। बट ये कभी कोई नहीं सोचता है कि भाई फ्रांस के अंडर हैदराबाद था एंड ये हैदराबाद उन्हीं के अंडर रहता अगर ड्यूप्लेक्स रिकॉल नहीं होता 1754 में। एंड हैदराबाद में ड्यूप्लेक्स फिर इलेबोरेट कॉन्क्वेस्ट एंड इलेबोरेट फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन करवाता ही करवाता, बिकॉज ऑब्वियसली दैट टेरिटरी वाज हिज। उसने बड़ी मुश्किल से वो टेरिटरी अपने अंडर ला के रखी थी, बट उसको आपने वापस बुलाया। एंड फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री जनरल है आपका, दैट इज काउंट डी लैली, सक्सेसर ऑफ द ड्यूप्लेक्स, वो ये पॉलिसी को ना समझ पाया ना वो पॉलिसी को कंटिन्यू आगे रख पाया। तो दैट इज बेसिकली द लिमिटेशन। एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का भी एक पॉइंट जो है आप इसमें ऐड कर लो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड कार्नेटिक वॉर। जो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है ये 7 ईयर वॉर के ऊपर चालू हुआ। अगेन वही ऑस्ट्रिया वाला ही पंगा है कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था 1740 से लेके 48 के बीच में, उसमें सेलिसिया वाला जो एरिया जो है ये बेसिकली प्रूशिया के अंडर चला गया था। एंड ऑस्ट्रिया को वो एरिया जो वापस चाहिए था। फॉर दैट पर्पज पहले माइनर बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए एंड ये माइनर बॉर्डर स्कर्मिशेस अल्टीमेटली स्प्रैंग्ड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वॉर टोटल 7 ईयर के लिए चला यूरोप में, इन बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। इसी के वजह से इसको 7 ईयर वॉरफेयर भी बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली जब वहाँ पे वॉरफेयर होगा तो इंडिया में भी वॉरफेयर होने ही वाला है, और वो हुआ भी। मल्टीपल बैटल हुए, बट अल्टीमेटली एक सिग्निफिकेंट बैटल फील्ड जो है या फिर सिग्निफिकेंट वॉर जो है दैट इज बैटल ऑफ वैंडी वॉश। वैंडी वॉश ये बेसिकली टेरिटरी है इन मॉडर्न डे तमिलनाडु, जहाँ पे वॉरफेयर हुआ ब्रिटेन के साइड से आइरेकुट, एंड देयर आफ्टर फ्रांस के साइड से फ्रांस का जो मिलिट्री कमांडर था, गवर्नर जनरल था, दैट इज काउंट डी लैली, ही वाज देयर। एंड अल्टीमेटली लैली गॉट डिफीटेड। लैली के साथ साथ बस्सी भी था, बस्सी वाज आल्सो गॉट डिफीटेड। लैली तो ये बैटलफील्ड से भाग गया, पौंडीचेरी में जाके बैठा, एंड ही सक्सेसफुली डिफेंडेड कैपिटल पौंडीचेरी फॉर ऑलमोस्ट 7-8 months मोर। बट बाय 1761 इवन पौंडीचेरी फेल एंड बस्सी एज वेल एज काउंट डी लैली दोनों को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दैट वाज कंसिडर्ड द एंड ऑफ द एंटायर फ्रेंच सेटलमेंट इन आवर कंट्री। तो रिकॉलिंग ऑफ द ड्यूप्लेक्स 1754 का एक लैंडमार्क इवेंट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? बिकॉज ये रिकॉलिंग जैसे ही हुआ तो उसके बाद में आपकी जो ऑफिशियल लीडरशिप थी विद इन इंडिया वो पूरी की पूरी कोलैप्स ही हो गई। देयर वाज नो विजनरी पर्सन, नो पर्सन विद अ श्रीव्ड डिप्लोमेटिक स्किल लाइक दैट ऑफ ड्यूप्लेक्स। एंड उसको जैसे ही आपने रिकॉल कर लिया, उसके जगह आपने जिस बंदे को रिप्लेस कर दिया था, ही गॉट अल्टीमेटली डिफीटेड ऑल्सो। अल्टीमेटली काउंट डी लैली वाज अरेस्टेड एट द फोर्ट ऑफ पौंडीचेरी इन 1761, और उसका भी अंत कोई अच्छा नहीं हुआ। अल्टीमेटली इसको पहले लंदन भेजा गया। लंदन में 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने के बाद ये जो है कुछ सेटलमेंट हुआ जिसमें काउंट डी लैली को फ्रांस में भेजा गया। एंड काउंट डी लैली के ऊपर वही एलिगेशन लगा कि आपके वजह से पूरी इंडिया की टेरिटरी हमारे अंडर गई है, एंड अल्टीमेटली ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1766। ऑन द अदर हैंड ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसके वजह से ये 7 ईयर वॉरफेयर खत्म हुए थे, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस में अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर आफ्टर इनके होम गवर्नमेंट, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया जो है इट विल रिमेन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश। तो इंडिया पूरा इंग्लिश के हाथ में चला जाएगा। एंड देयर आफ्टर फिर इंडो चाइना नाम की एक टेरिटरी है, ये इंडो चाइना नाम की टेरिटरी है वो फ्रांस के पास रहेगी। ये इंडो चाइना मतलब मॉडर्न डे वियतनाम, लाओस एंड देयर आफ्टर कंबोडिया। तो ये वाली जो टेरिटरी जो है अल्टीमेटली फ्रांस की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगी, इंडिया जो है वो इंग्लिश का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। बट स्टिल इंडिया में जो बेसिकली पौंडीचेरी वाला टेरिटरी है, ये पौंडीचेरी वाला टेरिटरी फ्रांस के अंडर ही रहेगा। बिकॉज इंडो चाइना में अगर आपको जाना है तो आपको कोई ना कोई तो रिफ्यूलिंग स्टेशन लगेंगे, एंड दैट्स व्हाई पौंडीचेरी वाला एरिया फ्रांस के अंडर रखा गया विद अ कंडीशन कि फ्रांस विल नेवर फोर्टिफाई दैट एरिया। बट फिर भी इसके बाद भी फ्रांस ने फोर्टिफिकेशन ट्राई किया। फोर्टिफिकेशन के साथ साथ जो है बेसिकली पॉलिटिकल टेरिटरियल एनेक्सेशन जो है वो थोड़े से ट्राई भी किए। बट बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम बैटल ऑफ बक्सार भी हो चुका था, बंगाल एंड बंगाल के साथ साथ अवध एंड मुगल टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुकी थी। तो इवन फ्रांस रियलाइज कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री माइट एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, एंड दैट्स व्हाई फिर 1763 के बाद हार्डली ही फ्रांस वेर इन पोजिशन
टू बेसिकली गो अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो ये जो है सारे एस्पेक्ट के वजह से थर्ड कार्नाटिक वॉर के बाद में जो है फ्रेंच डिक्लाइन इन आवर कंट्री कैन बी सीन। एंड फिर फ्रांस के अल्टीमेटली हारने के पीछे की कुछ रीजन जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन अगर कोई रहेगा तो वो फ्रांस का प्री ऑक्यूपेशन इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप। फ्रांस ऑलवेज कोवेटेड एन आउंस ऑफ टेरिटरी इन यूरोप rather than gaining an entire colony outside of Europe। ये एलिगेशन एरिक हॉब्सबॉम नाम के एक बड़े हिस्टोरियन हैं जिन्होंने फ्रांस के ऊपर हमेशा से ही लगाया है। फ्रांस की अगर हम लोग एंटायर हिस्ट्री देखें तो 14th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी फ्रांस पार्टिसिपेंट था, विक्टोरियस कंट्री था। हर जगह पे फ्रांस जो है बेसिकली उन्होंने यूरोपियन टेरिटरी ही अपने पास रखने का ट्राई किया है। तो दे कोवेटेड और उनके लिए यूरोपियन टेरिटरी जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट थी एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर। इसी के वजह से तो उन्होंने कभी ड्यूप्लेक्स को सपोर्ट ही नहीं किया। ड्यूप्लेक्स को सपोर्ट करना मतलब ऑलरेडी जो कंस्ट्रेंड फाइनेंसेस थे फ्रांस के उसको इंडिया में लाना या फिर इंडिया में देना, उसका कोई सेंस ही नहीं था। एंड ऑन दी अदर हैंड अल्टीमेटली यही एस्पेक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस भी हुई कि जब आपकी कंपनी स्टेट ओन्ड होगी जो फ्रांस की थी तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा फाइनेंस के लिए। बट सिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, उन्होंने अपने शेयर्स डाइल्यूट किए, पैसा मार्केट से उठाया और इंडिया में डाला। इट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जैसे बंदे को जो है क्लर्क से मिलिट्री कमांडर भी बना दिया, मतलब मेरिटोक्रेसी भी प्रमोट की। एंड इट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने अपने ऑफिशियल जो इंडिया में थे पहले के ज़माने में रॉबर्ट क्लाइव, देयरआफ्टर वॉरेन हेस्टिंग एंड सेकेंड रंग लीडरशिप लाइक आयरे कूट, हेक्टर मुनरो, इनको इलेबोरेटली सपोर्ट भी किया। एंड सपोर्ट जो है मोरल ही नहीं था, फाइनेंशियल भी था। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि प्राइवेट ओन कंपनी वर्सेस स्टेट ओन कंपनी के चक्कर में ही ड्यूप्लेक्स हारा है, फ्रांस हारा है। बिकॉज फ्रांस में अगर वो थिंकिंग होती कि क्रिटिकल जंक्शर के ऊपर या फिर क्रिटिकल जंक्शर में ये लोग अगर अपनी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते तो शायद ये नौबत इनके ऊपर ना ही आती। देयरआफ्टर डिफरेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी एक रीज़न माना जाता है कि फ्रांस एट दैट टाइम बिलोंग टू द एंशियंट रेजीम। एंशियंट रेजीम मतलब फ्रांस जो है इस पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली पूरी की पूरी मिडिएवल मोनार्कियल कंट्री थी। एंड ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में 1688 में ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुका था। एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन जो है मॉडर्न कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ चुका था। तो ये भी एक रीज़न था कि ब्रिटिश मोनार्क जो है दे कुड नॉट मच इंटरफियर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डिस्पाइट कंपनी वाज कैप्चरिंग एंटायर इंडिया लेटर ऑन। बट जब फ्रांस की आप बात करोगे तो फ्रांस का तो एक टोटल कंट्रोल ही था, बिकॉज एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एंड एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर अगर आपकी कंपनी है देन ऑब्वियसली मोनार्क की ही सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चलेगी, विच इज़ बैड फॉर योर कंपनी। देयर आफ्टर सीट ऑफ पावर, ये मैंने आपको बोला था रीज़न डालने के लिए तो डाल सकते हो, बट काउंटर भी हमने देखा था कि भले ही फ्रांस के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि दे सॉट पावर इन पौंडीचेरी जहाँ पे कुछ नहीं है, बट बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली पौंडीचेरी के साथ साथ कार्नाटिक एंड देयरआफ्टर हैदराबाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट एरिया इन्होंने कैप्चर करके रखे थे। और हैदराबाद वॉज इंडीड वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। ये निज़ामुल मुल्क मतलब पूरा इंडिया का जो निज़ाम था उसके बेसिकली अंडर ये पूरा किंगडम बना था, असफ जहाँ। एंड दैट्स इट वॉज रेप्लीट विथ मनी। इसका फ़ायदा जो है 1749 से 1751 के बीच में फ्रांस को हुआ, जब उन्होंने बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ मनी निज़ाम ऑफ हैदराबाद से एक्सट्रैक्ट भी किया था मुजफ्फर जंग से। एंड यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पौंडीचेरी वर्सेस बंगाल का जो एस्पेक्ट दिया जाता है उसमें बेसिकली पौंडीचेरी लूज आउट, बट पौंडीचेरी लूज आउट होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दैट वाज रिकॉलिंग ऑफ द ड्यूप्लेक्स एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर। अगर वो रिकॉल नहीं होता तो हैदराबाद इन्हीं के अंडर रहता, और अगर हैदराबाद फ्रांस के अंडर रहता तो फ्रांस हैड अ चांस टू गिव अ टफ, एटलीस्ट टफ टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देयरआफ्टर अगर हम लोग पॉलिसीज़ की बात करें तो कमर्शियल वर्सेस टेरिटोरियल एम्बिशन ये भी हमको दिखाई देते हैं कि फ्रांस जो है उसके टेरिटोरियल एम्बिशन ज़्यादा थे, उनको कैपिटलिज्म में मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट मोनार्कियल कंट्री थी, एंड एब्सोल्यूट मोनार्कियल कंट्री में फाइनेंशियल जो है वो राजा के लिए हमेशा अच्छी ही रहता है। तो उसको तो वही लगेगा भाई मेरा फाइनेंस अच्छा है तो मेरे कंट्री का फाइनेंस अच्छा, भले ही जनता वहाँ पे मर जाए। एंड ऑन दी अदर हैंड जब आप कमर्शियल कंट्रीज़ की बात करते हो या फिर कमर्शियल एम्बिशन की बात करते हो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया वॉज एवरीथिंग।
अगर इंडिया हाथ से चला जाता तो कंपनी पे ताला लगाना पड़ता, एंड दैट्स व्हाई दे डिड एवरीथिंग दैट वाज अंडर देयर डिस्पोजल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन इन आवर कंट्री। एंड देयर आफ्टर नेवल स्ट्रेंथ भी हमने देखा था कि फ्रांस एंड देयर आफ्टर ब्रिटेन, इनके बीच में जो नेवल बैटलफील्ड है इसमें अल्टीमेटली ब्रिटेन सुपीरियर ही प्रूव हुआ। इसके ऊपर लेटर ऑन देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने एज आई टोल्ड यू इसके बाद इंडिया में घुसने की कोशिश नहीं की। 1780 से लेके 1790 के बीच में लेटर ऑन फ्रांस में बेसिकली एक नया किंग आया था, दैट इज लुई द 16th। ये लुई द 16 जो है बेसिकली उसने इंडिया में वापस से पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट करने का सपना देखा था, एंड फॉर दैट पर्पस नाना फडणवीस जो मराठा के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर थे एट दैट टाइम, एंड देयर आफ्टर सेकंड जो है बेसिकली पहले हैदर अली एंड देयर आफ्टर टीपू सुल्तान, इनके साथ कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश किए थे। लेटर ऑन टीपू सुल्तान में जाएंगे तब देखेंगे कि ये लुई यहाँ से चला जाने के बाद जो है बेसिकली ये पूरा एम्पायर जो है दैट इज बेसिकली नेपोलियनिक एम्पायर बना, एंड नेपोलियन जो है बेसिकली 1799 में इंडिया के ऊपर अटैक करने का भी सपना देख रहा था विद द हेल्प ऑफ द टीपू सुल्तान, तो उसके भी एविडेंसेस हमारे पास है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें गड़बड़ा कहाँ पे गई, नेवल स्ट्रेंथ। इंडिया पे अटैक करना है तो सेंट्रल एशिया से आप कर नहीं सकते। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे लोकल कबाइली एरिया है, बहुत सारी लोकल प्रिंसिपैलिटीज हैं, एंड ऐसा आपको नेवल स्ट्रेंथ जो उसके ऊपर ही आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली फ्रांस जो है उन्होंने पूरे अपने करियर में या फिर पूरे अपने एग्जिस्टेंस में यूरोप की जो सुप्रीम पावर है या फिर यूरोपियन का लैंड पावर बनने का जो है ट्राई किया। ऑन द अदर एंड ब्रिटेन जो है उन्होंने यूरोप में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, वो अपने कॉलोनियल एम्पायर में इंटरेस्ट ले रहे थे, इसके लिए वो नेवल पावर बने। तो फ्रांस वाज वन ऑफ द सुप्रीम पावर, बट सुप्रीम पावर जो है वो लैंड बेस्ड पावर थी, एंड अल्टीमेटली नेवल सुप्रीमेसी में ब्रिटेन का हाथ जो है फ्रांस कभी पकड़ ही नहीं पाई, जिसके वजह से नॉट ओनली 1763 में बट ऑल्सो लेटर ऑन लुई द 16 एंड आफ्टर नेपोलियन, दोनों का जो सपना था इंडिया को कॉन्क्वर करने का, ब्रिटिशर्स के अंडर से निकाल लेने का, ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया। लेटर ऑन जब हम लोग हैदर अली एंड टीपू सुल्तान देखेंगे तो उसमें हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ेंगे कि फॉरेन रिलेशन ऑफ द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, एंड ये फॉरेन रिलेशन में हम देखेंगे भी कैसे मराठास एंड आफ्टर फिर मैसूर जो है इन्होंने कोलैबोरेट करके फ्रेंच का मदद लेने का भी एक टाइम पे ट्राई किया, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशन वो कभी फुलफिल नहीं हो पाया, जिसकी बात लेटर ऑन जाएंगे तो करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। अगेन जाने से पहले द न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो इट हैज़ बीन लॉन्च, अब इसके ऊपर मैंने पहले ही बहुत सारी बातें जो है करके रखी है, तो पहले की वीडियोस देख लेना, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च, एंड एज आई टोल्ड यू कि 25-26 तारीख तक ओरिएंटेशन लेक्चर ही चलेंगे। सो इफ यू हैव नॉट टेकन द एडमिशन इन द बैच टिल नाउ, इफ यू बिलोंग टू हिस्ट्री ऑप्शनल, देन अभी भी टाइम गया नहीं है, यू नीड टू हरी अप, बिकॉज मॉडर्न इंडिया से अभी हम लोग चालू करेंगे, एंड मॉडर्न इंडिया के एक्चुअल लेक्चर है मोस्ट प्रॉब्ली 25 का अराउंड जो आई एम गोइंग टू किक स्टार्ट, तो तब तक जो है बेसिकली आई विल कीप द एडमिशन ओपन, एंड फिर उसके बाद जो है आई विल क्लोज डाउन द एडमिशन। एंड इस बार फाउंडेशन एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों को क्लब करके हमने ये पैकेज बनाया है, एंड वी आर ऑफरिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस इफ यू यूज माई कोड SN Live। एंड अगेन जाने से पहले दिस इज द मार्कशीट ऑफ द 300+, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2018 का मार्कशीट है, सो एनीबडी वांट्स टू क्रॉस वेरीफाई दे कैन डू इट, एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस। इसका जो PPT जो है दैट आई विल पोस्ट बाय टुनाइट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहेगा दैट यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे। अब बेसिकली आज जो हम लोगों ने एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है खत्म कर दी, एंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जब खत्म हुई उसका मतलब अब ब्रिटेन जो है वो इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पावर बन के उभर के आ गया। अब यही ब्रिटेन जो है धीरे धीरे इंडिया को कॉन्क्वर करने वाला था, तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में इंटरनल कंडीशन इस ज़माने में क्या थी। अब एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर तो हमने बातें कर ली, अब इंटरनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि लेटर मुगल, एंड यही लेटर मुगल्स के अंडर इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन, देयर आफ्टर सक्सेसर स्टेट, रिबेल स्टेट जो है कैसे डेवलप्ड हुआ है, इसका इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे क्या असर पड़ा, एंड व्हाई अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स और हाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड वन बाय वन टेरिटरी इन इंडिया। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। तो कल जो है बेसिकली लेटर मुगल से चालू करेंगे, दैट इज इंटरनल इंडिया के ऊपर आएंगे, एंड लेटर मुगल्स जो है बेसिकली दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टुमारो ऑनवर्ड। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगेन जाने से पहले टेलीग्राम चैनल पे यू विल गेट द PPT of this entire lecture. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you.